गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का 7 चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है जीव जगत। यानी इस चैप्टर में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जीवों के बारे में पढ़ेंगे, उनके जगत, पूरे जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशली वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जो कि हमारा चैप्टर है साइंस यानी विज्ञान का चैप्टर है 7। अब तक के चैप्टर हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए थे बेटा, ठीक है। और आज एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, तो नया वीडियो है, नया चैप्टर है और पहला पार्ट इसका आज हम आप लोगों को बताएंगे। और इस चैप्टर में छोटे छोटे बिंदुओं पर भी हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है। छोटी छोटी कुछ पॉइंट होंगे इधर उधर से, उनको भी आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। तो बेटा देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा जीव जगत। तो जीव से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर बात जीव जंतुओं के बीच की जाएगी। तो इस चैप्टर में हम देख लेते हैं मुझे पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। तो बेटा पढ़ने के लिए सबसे पहले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे आपसे हम। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, जीवों के उभयनिष्ठ लक्षण, यानी उन जीवों में लक्षण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपसे हम बताएंगे। फिर है लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी उनके लक्षणों के आधार पर जंतुओं को कैसे बांटा गया है वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। फिर लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो बेटा इतने टाइप से हम 4 टाइप के यहाँ पर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कह रहा अपने परिवेश, बाग बगीचा, नदी तालाब, जंगल मैदान, पहाड़, चिड़ियाघर आदि में भ्रमण कर जंतुओं, पौधों एवं पुस्तकालय के, ठीक है, पौधों एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए तथा उनके संबंध में अपने माता पिता और शिक्षकों कह रहा मित्रों से भी विचार विमर्श कीजिए। तो विचार विमर्श ही समझ लीजिए, करने की कोई ज़रूरत नहीं। विचार विमर्श हम पूरा आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों के साथ में आप लोगों को पढ़ने को भी मौका मिल रहा है, वरना कहाँ हम लोग आप लोगों को पढ़ा पाते कभी, ठीक है। तो आप लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिएगा और 2-4 साल बाद आप लोग भी 10th 11th में आएंगे, तब आप लोगों को मैं फिर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता से, कह रहा है कि आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की भी सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतुओं, पेड़ पौधों के संदर्भ में यानी उसके संबंध में जानकारी दी गई हो। तो कह रहा आइए हम विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले सभी जंतुओं और पौधों को तालिका के अनुसार पुस्तिका में रखते हैं, ठीक है। तो कह रहा बगीचे, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थल, समुद्र, अन्य स्थान। तो इन सबको तो आप तभी कर पाएंगे जब पहले से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे इस तालिका में प्रत्येक कॉलम में अधिक से अधिक जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। हमारे परिवेश में जिस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं वे शायद केवल जीवित जंतु एवं पेड़ पौधे न हों। संभवतः पौधे के भाग जैसे टूटी टहनी, पत्तियों, जंतुओं के अवशेष जैसे हड्डियां हों। अतएव जैसे जैसे हम इस अध्याय को पूरा करेंगे तो 7.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे, ठीक है। तो और चर्चा करेंगे। तो देखिए हमने भी कहा कि जो
ये तालिका दी हुई है, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तालिकाओं में हम भरते रहेंगे कि बगीचे से संबंधित क्या है, पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित, मरुस्थल से संबंधित, समुद्र में और अन्य स्थान पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कह रहा है कि जीवों में आकार, आकृति, भोजन की आदतों में भिन्नता, कि कैसे जीवों में आकार और उनकी आकृति कैसी होती है और भोजन में जो है उनकी आदतों में भिन्नता कैसे होती है। तो देखिए आकार, सबसे पहला आता आकार में भिन्नता। आपने पड़ोस में पाए जाने वाले जंतुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी आदि को आपने देखा है। ऐसा लगता है कि हाथी स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु है। तो क्या हाथी से भी बड़ा कोई जंतु किसी अन्य परिवेश में पाया जाता है? यस। समुद्र में पाए जाने वाला व्हेल, ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाला जो ब्लू व्हेल होता है वो सबसे बड़ा जंतु होता है। यानी जो पृथ्वी तल पर हमारा जो स्थल पर होता है वो हाथी होता है, और इससे भी बड़ा अगर हमारा देखा जाए तो समुद्र में जो पाया जाने वाला ब्लू व्हेल होता है। ठीक है, ब्लू व्हेल। ठीक है, आप तो अच्छे से परिचित होंगे ना, व्हेल मछली जिसको बोलते हैं। कह रहा है घरों में या आसपास चलती हुई चींटी अथवा अनाज में पाए जाने वाले घुन या पाई को देखें तो हमारी आँखों से दिखाई देने वाला संभवतः सबसे छोटा जीव है। क्या कह रहा है? इनसे भी छोटे जीव होते हैं। तो देखते हैं क्या इनसे भी छोटे जीव होते हैं जो हमको नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 7.1 दिया हुआ है। कह रहा किसी तालाब या पोखरे से पानी लाएं, इस पानी की एक बूंद को स्लाइड पर रखकर नग्न आँखों से देखें तो कह रहा क्या दिखाई पड़ता है। अब इसे सूक्ष्म द्वारा देखें, यानी इसको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये जल में पाए जाने वाले अत्यंत छोटे जीव हैं जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं तो हम कह सकते हैं बेटा अत्यंत छोटे जीव जो जल में पाए जाते हैं तथा हमारी नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह रहा है जीवाणु कामा विषाणु कामा यूग्लिना कामा अमीबा कामा पैरामीशियम तथा क्लेमाइडोमोनास आदि सूक्ष्म जीव हैं। अभी जो हमने नाम लिए जीवाणु, विषाणु, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, तो ये सब सूक्ष्म जीवों के ही नाम हैं बेटा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एक बालिका जो है सूक्ष्मदर्शी से देख रही है और उसमें के पास में एक पानी की बूंद है, उसमें देखिए बेटा अमीबा, जीवाणु, यूग्लिना, कैसे कैसे सारे फिगर जैसे बने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के बारे में यहाँ से हम थोड़ा बताते हैं आपको डिटेल में कि सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी तो देखिए आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा सूक्ष्मदर्शी। जीव विज्ञान में विविध क्षेत्रों में सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन के लिए हम सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग की बात बार बार करेंगे। जैसे यहाँ पर हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो हम सूक्ष्मदर्शी की बात यहाँ पर बार बार बेटा आएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको ध्यान में आप सूक्ष्मदर्शी के प्रत्येक अंग के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कह रहा जिस सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करना है उसकी विशेष विधि द्वारा स्लाइड तैयार की जाती है। तैयार स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के मंच पर रखकर नेत्रिका द्वारा देखा जाता है। इस यंत्र के द्वारा वस्तु लगभग 200 गुना तक बड़ी देखी जा सकती है बेटा। ठीक है, कितनी? 200 गुना तक बड़ी देखी जा सकती है। कह रहा है स्लाइड तैयार करने के लिए कांच की प्लेन स्लाइड, कवर स्लिप यानी कवर स्लिप, वॉच ग्लास, अभिरंजक, ब्रश, कैंची, सुई, चिमटी आदि का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि के बारे में विस्तार से, ठीक है, आप जो है पढ़ सकते हैं। तो देखिए अब हम बताते हैं आपको सूक्ष्मदर्शी। आपको चित्र में दिखाई पड़ रही होगी कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी देख लेते हैं हम। सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए चित्र में आपको सूक्ष्मदर्शी दिखाई पड़ रही है। ये है आपकी सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसका सबसे जो ऊपरी भाग होता है बेटा ये नेत्रिका कहलाता है। क्या कहलाता है? नेत्रिका कहलाता है। और
ये एक आवर्धक लेंस होता है, स्लाइड होती है जिस पर हम पानी की बूंद या कोई भी चीज़ें रखते हैं, और इधर जो दर्पण होता है जहाँ से उस वस्तु का मुझे प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो ये तो हमारा सूक्ष्मदर्शी हुआ बेटा, ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। तो इसके बाद देखिए बेटा, आपकी बुक में कुछ आकृतियों दिखाई गई, आकृतियों में कुछ भिन्नता है, ठीक है। कह रहा है जीवों के आकार में भिन्नता और दूसरा आकृति में विविधता। तो देखिए इधर मेढक, शुतुरमुर्ग, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, बहुत सारे जीव जंतुओं के, ठीक है। इधर जो है आकृति में विविधता बनी हुई है, जिसमें देवदार का पेड़ आता है, कछुआ है, कुकुरमुत्ता है, केचुआ है बेटा, मछली है, तारमीन है, पैरामीशियम है। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पर भी कुछ विविधताएं दी हैं, ठीक है। तो अब इन विविधताओं के बारे में हम आगे आपसे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए कुछ जीवधारी दिए हैं बेटा, ठीक है, और उनके आकार दिए हैं। उधर कुछ जीवधारी दिए हैं और उनके आकार दिए हैं, ठीक है, जिनको आपको भरना है। तो कह रहा है केचुआ, इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार। मछली नौकाकार, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कछुआ, पैरामीशियम, तारमीन, देवदार, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। उधर साइड में कह रहा है कि अवलोकन करें और जीवों के आकार के बारे में अपना निष्कर्ष निकालें, यानी आपने कितना सीखा। तो अभी तो आपने सीखा ही कहाँ है, अब धीरे धीरे आप सीख रहे हैं बेटा, है ना। तो देखते हैं, कह रहा जीवधारी भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। जैसे कह रहा चित्र 7.4 को ध्यान से देखें, ठीक है, 7.4। तो 7.4 को कह रहा है कि आप जो इसमें जीवधारियों की आकृति अलग अलग मिलती जुलती है। अभी हमने पीछे वीडियो में दिखाया था, ठीक है। कह रहा जुलती है, वस्तुओं की आकृति के अनुरूप दर्शाई गई हैं। कह रहा जीवधारियों को आकृति के अनुसार पहचानें और तालिका में भरें। कह रहा क्या सभी जीवों के शरीर की बनावट इतने ही प्रकार की होती है? तो कह रहा है जीवधारी भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप अपने आप बुक में फिल कर लीजिएगा, समझने के लिए हैं। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, ठीक है बेटा। कह रहा कुछ और भी जाने। कह रहा सबसे सूक्ष्म जीवाणु है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग तथा सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। यानी सबसे, अगर आपसे पूछे कि सबसे सूक्ष्म जीव क्या है, तो हम कहेंगे सबसे सूक्ष्म जीव जीवाणु है। सबसे बड़ा पक्षी अगर आपसे पूछता है कोई, तो कहेंगे आप शुतुरमुर्ग है, और सबसे छोटा पूछे तो आप कहेंगे हमिंग बर्ड है। विश्व का सबसे ऊंचा जंतु कौन सा है बेटा? जिराफ है। और हमारे देश का सबसे ऊंचा वृक्ष यानी सफ़ेदा यूकेलिप्टिस है। अगर आपसे पूछे कि कोई आपके देश का यानी हमारे देश में सबसे ऊंचा वृक्ष किसका है, तो यूकेलिप्टस आपने देखा होगा, यूकेलिप्टस जो, ठीक है, सफ़ेदा यूकेलिप्टस होता है जो, ठीक है। अगला कह रहा विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष अमेरिका का रेडवुड सिकोया है। अगर विश्व की बात करें बेटा, अगर हम देश की बात करते हैं तो अपना सफ़ेदा है, और अगर विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष की बात करेंगे बेटा तो रुडवुड है, यानी रुडवुड, रेडवुड, ठीक है, समझ में आ रहा? रेड और वुड यानी सिकोया। रेडवुड का नाम क्या बोलेंगे हम? सिकोया। इसकी ऊंचाई लगभग 110 मीटर है। कितनी है? 110 मीटर। कह रहा क्या आगे है? कह रहा भोजन की आदतों में विभिन्नता। जैसे अलग अलग प्रकार के बेटा जीव जंतु होंगे तो अलग अलग प्रकार के इनके भोजन बनाने की भी ज़रूरतें होती हैं, है ना। जब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं तो जाहिर सी बात है अलग अलग प्रकार के भोजन भी बनाते होंगे ये, ठीक है। अपना अलग अलग भोजन खाते हैं, कोई मांस खाएगा, कोई पत्ते खाएगा, कोई भूसा खाएगा, है ना। तो कह रहा है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसकी देखभाल आप करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी। कह रहा क्या खाते हैं इसकी जानकारी आपको होगी। कह रहा पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उपयुक्त जंतुओं के अलावा कबूतर, छिपकली या कीट क्या खाते हैं? तो कह रहा है कि अनेक जंतुओं के नाम लिखें। अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ के खाए जाने वाले भोजन भी हैं।
तालिका में कह रहा है इसके अनुसार परिवेश के बारे में इनको यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कह रहा गाय जो है क्या खाती है, घास भूसा पत्ती अनाज खली सब खाते हैं। गिद्ध क्या खाता, मांस खाता है। मेढक मिट्टी खाते हैं। बकरी पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। तितलियां पत्तों को चट कर जाती हैं। कौवा सब कुछ खा जाता है, रोटी खाओ रोटी खाएगा, ठीक है। मनुष्य का तो पूछो ना क्या क्या खा जाता है आज के जीवन में, है ना। तो ये भी सब सर्वाहारी हैं। ध्यान से देखिए क्रियाकलाप नंबर 7.4 कह रहा तालिका को ध्यान से देखिए और उसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखने हैं जो केवल पेड़ पौधे और पादप उत्पादक होते हैं, खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरे वर्ग में उन जंतुओं को रखें जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं। कह रहा क्या आप इन्हें जानते हैं, तो इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कौवा, ठीक है। तो देखिए सर्वाहारी कौवा लिखा है, गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है। तो इस तरीके से हम अगर शाकाहारी में रखेंगे, ठीक है, शाकाहारी में गाय को रखा है, बकरी रख देते हैं। मांसाहारी में, ठीक है, मांसाहारी में कोई दूसरा रख देते हैं जानवर जो मांस खाता है, जैसे भेड़ को, उसको भेड़िए को रख देते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वाहारी में हम सर्प को रख देते हैं। सर्प भी तो देखिए दूसरे जीव जंतुओं को भी खा जाता है और दूध भी पी जाता है ना। तो इस तरीके से हम भर लेंगे बेटा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसकी। हम काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो इसको ख़त्म भी करना है थोड़ा। तो देखते हैं कि पिछली कक्षा में आपने जाना कि सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो कह रहा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे उनका अपना पोषण होता है। इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी भी कहलाते हैं। समस्त जंतु और वे पादप जैसे अमरबेल, बांदा, कुकरमुत्ता आदि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक, आपसे पूछे अगर स्वपोषी और परपोषी, तो स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और परपोषी जो दूसरे के उस पर आश्रित होते हैं, जैसे उनका नाम हमने बताया अमरबेल, बांदा, कुकुरमुत्ता, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करेंगे वास स्थान अथवा जीवन यापन में भिन्नता, ठीक है। वास स्थान यानी रहने वाला स्थान। वास स्थान वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं, ठीक है। जैसे क्रियाकलाप दिया है, किसी तालाब के समीप जाएं तो तालाब में रहने वाले और उसके आसपास के सभी जंतुओं एवं पौधों की सूची बनाएं, उनके क्रियाकलापों का अवलोकन करें, जीवधारियों के वास स्थान एवं क्रियाकलापों की तुलना करें। कह रहा क्या आप जानते हैं कि कुछ जंतु जल में रहते हैं जैसे मछली, बत्तख आदि, कुछ दोनों स्थान पर रहते हैं जैसे मेढक। कह रहा क्या ऐसे पौधे भी हैं बेटा जो जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। कह रहा कुछ आकाश में उड़ते हैं जैसे पक्षी, तथा कुछ भूमि पर रहते हैं जैसे मनुष्य, भैंस आदि। कह रहा आप जानते हैं कि भूमि पर अनेक प्रकार के वास स्थान हैं, कहीं जंगल है तो कहीं पहाड़, कहीं हरे भरे मैदान हैं तो कहीं रेगिस्तान। कह रहा क्या कोई एक जंतु सभी प्रकार के वास स्थानों में रह सकता है। कह रहा क्या बिल्ली जल में रह सकती है। क्या आप जानते हैं कि बिल्ली पानी में नहीं रह सकती। हाँ, हम कह सकते हैं कि उसकी शरीर की संरचना जल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। सभी जीव एक ही प्रकार के वास स्थान में नहीं रह सकते हैं। तो कह रहा आइए जाने कि जलीय जंतुओं की संरचना जल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। देखिए आपको मछली दिखाई गई है, जिसमें इसका पूंछ का सिरा है। कह रहा आइए जाने
इसके बारे में कह रहा है, उपलब्ध परिवेश में मछली तथा मेढक की गतिविधियां एवं संरचना ध्यान से देखें। इनका आकार कैसा है? मछली का नाव जैसा आकार, पखने मछली के तथा मेढक पाद जाल दोनों उन्हें अपने पानी में तैरने में मदद करते हैं। देखिए जो मेढक का जो हाथ होता है उसमें देखिए जालीदार जैसा ऊपर से देख सकते हैं। जो मेढक होता है उसके पाद जाल होता है उसके हाथों में, जैसे ठीक पंजों में। तो कह रहा है कि मछली गलफड़ों द्वारा तथा मेढक स्थल पर फेफड़ों और पानी में अपनी त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। मेढक के पश्च पादों पर ध्यान दें तो मेढक के पश्च पादों में जाली नुमा संरचना होती है जिसे पाद जाल कहते हैं। और मेढक को पानी में तैरने में पाद जाल नाव के चप्पू के समान कार्य करते हैं। जैसे नाव नहीं चलाते हैं उसको चप्पू कहते हैं, उसके समान कार्य करते हैं। कह रहा मेढक का वास स्थान तथा जल दोनों हैं, इस प्रकार जीवधारी उभयचर कहलाते हैं। कह रहा जो विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, अनुकूलन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन वो होता है जो विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। क्या कहते हैं? अनुकूल। जैसे आप अभी एक दूसरे क्लाइमेट में, जैसे आप इधर अपने यूपी जैसे एक क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, अपने यहाँ क्या है, गर्मी भी है, वर्षा भी होती है, ठंडी भी आती है, और अब आपको कहीं उठा के जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में डाल दिया जाए जहाँ 24 घंटे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, क्या होगा? आप बीमार हो जाएंगे या तो ठंडे पड़ जाएंगे वहाँ कुछ दिन बाद, है ना। तो इस तरीके से कह रहा है इसी प्रकार पक्षियों के पंख हवा में उड़ने के लिए और ऊँट के लंबे पैर एवं मोटे गद्देदार तलवे रेत पर चलने के लिए व दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका वास स्थान क्रमशः वायु एवं भूमि है। पक्षियों का वास स्थान कैसा है? वायु है, और ऊँट जैसे जानवरों का भूमि है। ठीक है, तो देखिए ऊँट के बारे में यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, नागफनी जलकुंभी के बारे में दिखाया गया है। तो कुछ पौधों की बात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, कुछ विशेष पौधों के बारे में चर्चा करते हैं। फिर पौधे भी एक निश्चित वास स्थान में ही अधिक समय तक जीवित रहकर वृद्धि करते हैं। कुछ पौधे जैसे जलकुंभी, जो देखा होगा तालाबों में हरे हरे कलर की होती है, उसको जलकुंभी कहते हैं। ठीक है, जल में तथा नागफनी शुष्क स्थानों रेगिस्तान में उगते हैं। क्या दीमक के रहने का स्थान देखा है? चूहा, खरगोश, सांप के घर को क्या कहते हैं? चूहा, सांप, खरगोश, इनके घर को कहते हैं बिल। चूहा बिल में रहता है, खरगोश बिल में रहता है, सांप घर। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से जंतु और उनके आवास के बारे में पूछा गया है। तो शेर के स्थान को बाड़ा कहते हैं, चिड़िया के स्थान को घोंसला कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी और दीमक, ठीक है, इनके नाम भी आप लिखिएगा। ठीक है, अपना दिमाग लगाइएगा, इनको नोट करिएगा। हमने शेर और चिड़िया बता दिया। ठीक है, मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। तो गुफा, शेर काहे में रहता है? गुफा में रहता है यार। ठीक है, पक्षी काहे में रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती हैं, है ना। तो इस तरीके से किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जैसे आप जिस घर में रहते हैं तो आपका क्या है? आवास। कह रहा बरसात की रात में हम पतंगों, गुबरैलों आदि को बल्ब या दीमक के प्रकाश में मंडराते देखते हैं। कह रहा क्या ये दिन में भी दिखाई देते हैं? कह रहा अधिकतर जंतु दिन में सक्रिय रहते हैं तथा रात में आराम करते हैं। अधिकतर जंतु क्या होता है? दिन में सक्रिय रहते हैं, रात में आराम करते हैं। कह रहा ऐसे जंतुओं को हम दिनचर कहते हैं। ठीक है, जैसे मक्खी, गौरैया, गाय आदि। कर इसके विपरीत कुछ जंतु रात में सक्रिय रहते हैं और भोजन के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे जंतुओं को रात्रिचर कहते हैं। जैसे तिलचट्टा, उल्लू, सियार, चमगादड़, लोमड़ी आदि क्या है? सब रात्रिचर प्राणी हैं बेटा। जीवों के उभयनिष्ठ लक्षण कह रहा पोषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
कह रहे गमले के पौधों को 5-6 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखें और पौधों में पानी ना दें तो क्या होता है? कह रहा पौधों की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और पौधा मुरझाने लगता है, क्योंकि वास्तव में अंधेरे कमरे में पौधा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तब इन पत्तियां पीली और कमज़ोर पड़ के टूटने लगती हैं और अंत में वह सूख जाती हैं। कह रहा जंतु अपना पोषण कैसे करते हैं? हरे पौधों की भांति जंतुओं में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, कह रहा जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से, फल अनाज सब्जियों के रूप अथवा दूसरे जंतुओं से, अंडा दूध मांस से रूप से प्राप्त करते हैं। अब बात आती है श्वसन की, श्वसन क्रिया। ठीक है, तो श्वसन क्रिया के बारे में देखते हैं। तो देखिए बेटा, श्वसन क्रिया यानी जो हम सांस लेने की क्रिया करते हैं इसको हम श्वसन क्रिया कहते हैं। यानी सांस लेने में ऑक्सीजन शरीर के अंदर फेफड़ों में जाती है, जिससे भोजन का जारण होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और ऊर्जा का उपयोग हम कार्य करने में करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो श्वसन सभी जीवधारियों में होता है, यह एक जैविक क्रिया है। यानी आपसे पूछा जाए श्वसन कैसी क्रिया है तो हम कहेंगे यह एक जैविक क्रिया है। कह रहा क्या पौधों में भी श्वसन होता है? तो पौधों में श्वसन गैसीय आदान प्रदान उनकी पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों यानी जो पर्णरंध्र होते हैं उनके द्वारा होता है। उत्सर्जन, जैसे आप सांस की बात करते हैं, कुछ देर अपनी नाक और मुंह को बंद करके रखें तो क्या होगा, कुछ देर बाद आपको घुटन जैसी महसूस होने लगेगी, घुटन जैसी लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमको सांस लेना दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। ठीक है, सांस लेना दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। तो चलिए बात करते हैं आगे उत्सर्जक की। कह रहा जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। अतः हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो हानिकारक अपशिष्ट होते हैं जो शरीरों के बाहर, जैसे आप पसीना, ठीक है, जैसे आप कोई कार्य करते हैं आपके शरीर से पसीना निकलता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो क्रिया होती है इसको हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे जंतुओं के पदार्थ मल मूत्र पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं। ये क्रिया पौधों में भी होती है। कुछ पौधे गोंद, रबर, राल, रेजिन आदि का स्राव करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इस तरह आपने जाना कि जंतु और पौधों में उत्सर्जन होता है। अगर आपसे पौधों में उत्सर्जन पूछे तो पौधे उत्सर्जन में क्या छोड़ते हैं, जैसे गोंद निकालेंगे, ठीक है, रबर निकालते हैं अपनी उत्सर्जन क्रिया में, और राल। ठीक है, अब संवेदनशीलता के बारे में देखते हैं। संवेदनशीलता क्या है बेटा? ठीक है, संवेदनशीलता कह रहा है कि हमारी आंखों में धूल का कण चला जाता है तो क्या होता है, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं, दर्द का आभास होने लगता है। क्या होता है, जब हमारा हाथ अचानक किसी गर्म वस्तु को छू जाता है तो हम झटके से हाथ हटा लेते हैं, गर्मी का आभास होने लगता है। तीसरा कह रहा मनपसंद पकवान देखने पर कैसा अनुभव करते हैं, हमारे मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है, अर्थात खाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। उद्दीपन के प्रति हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता होती है। ठीक है, तो अपने दैनिक जीवन में होने वाली अन्य अनुक्रियाओं या उद्दीपनों के उदाहरण सोचें और उन्हें अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करें। ठीक है, कह रहे क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हाँ, होते क्यों नहीं है, पौधे भी होते हैं। ठीक है, जैसे नीचे देखते हैं, कह रहा लाजवंती छुई मुई, नहीं छुई मुई का पेड़ देखा होगा, पौधा होता है, उसको छू लो तो पत्तियां मुरझा जाती हैं। कह रहा छुई मुई पौधे की पत्तियों को स्पर्श करें तो क्या होता है, कह रहा छूते ही पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं। अतः लाजवंती स्पर्श उद्दीपन के प्रति संवेदनशील है। इस प्रकार कई फूल प्रातः खिलते हैं तथा
दिन के समय उनकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। क्या आप ऐसे किसी फूल का नाम जान सकते हैं? कह रहा रात रानी रात में खिलती है तथा दिन में बंद हो जाती है। सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत इत्यादि प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि सभी जीवों में संवेदनशीलता तथा उत्तेजनशीलता पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक पढ़ा। अब इसका अगला पार्ट सेकंड आपको अगले वीडियो में मिलेगा बेटा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।